जो अलग अलग रोल प्ले किए जाते हैं कहानी में। जैसे मेरी कहानी ले लो, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। कहीं ना कहीं अब मेरी मौसम को क्या प्रपोज करते हैं कि मुझसे शादी करोगी, वो अकेले नहीं जाते थे, गिलियन ब्लांचेट के साथ जाते थे। क्यों कर रहा हूं मालूम है? क्योंकि इनका कोई हाँ, समझ लो, समझदार हो तुम लोग। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको नॉवेल का वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं, जहां पे मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने वाला हूं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि ऐसे मैं आपके अप्रिसिएशन की, आपके ग्रामर के लिए वीडियो लेकर, आपके लास्ट टाइम एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो फटाफट जो टारगेट लाइक है 1000 का उसे कंप्लीट कर देना, और जो टारगेट कमेंट है 500 का उसे कंप्लीट कर देना, तो मैं आपके लिए चीजें लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अब चलिए कि करके यहाँ पे शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 4 नॉवल है। हर एक नॉवल का जो वेटेज होने वाला है वो 4 मार्क्स का वेटेज होने वाला है, ये आप सभी को पता है, ठीक है? तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब सबसे पहला नॉवल हमारा हिस्ट्री ऑफ नॉवल। अब हिस्ट्री ऑफ नॉवल में अगर मैं बात करूं तो 18th सेंचुरी में हमारे इंग्लिश लिटरेचर में 2 नए लिटरेचर है। पहला आता था पीरियोडिकल एसे और दूसरा आया नॉवल, ठीक है? अब ये जो पीरियोडिकल एसे और नॉवल जितने भी लिटरेचर थे ना, सभी में सबसे ज्यादा आतंक मचा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये इनमें क्या जो टेक्स्ट थे वो इंटेलेक्चुअल बातें, समझदारी वाले बातें किया करते थे, सेंटिमेंटल इमोशनल बातें भी किया करते थे। साथ ही साथ जो चीज हो सकती है, जो चीज रियल में हो सकती है, उनकी बातें किया करते थे। साथ ही साथ रीडर्स को बताते थे कि एक जो इंसान की लाइफ होनी चाहिए वो किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके की लाइफ जीनी चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। लेकिन इन दोनों में से अगर हम बात करें तो इन दोनों में से आगे कौन बढ़ा? इन दोनों में से अगर मैं बात करूं तो जो नॉवेल है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ा, उसने पॉपुलैरिटी गेन की, ठीक है? तने कॉलर है, ठीक है? ग्रेजुअली ग्रो भी हुआ। साथ ही साथ आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में जितने भी रीडर्स हैं, सबसे ज्यादा जो पसंद करते पढ़ना, वो नॉवेल पढ़ना ही पसंद क्या करते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं तो अब सिर्फ नॉवेल के बारे में बता रहे हो तो आगे भी बताओ। हाँ, जो नॉवेल है, ये जो वर्ड आया कहां से? ये वर्ड जो आया है आपका इंग्लिश वर्ड नॉवेल, ये आया आपके इटालियन वर्ड से नॉवेल है, जिसका मतलब क्या है नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि जो वर्ड नॉवेल है इंग्लिश वर्ड, वो कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इट इज अ रिलेटिवली लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन व्हिच डिस्क्राइब्स इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंस नॉर्मली इन प्रोज फॉर्म। मतलब सीधी सीधी बात बोलूं तो ये क्या, एक तरह का नरेटिव होता है, एक नरेशन होता है, जो कि आपके प्रोज मतलब पैराग्राफ के फॉर्म में क्या बताया जाता है। सीधी सीधी बात है और कुछ नहीं है, समझा? ठीक है? क्या ये एक तरह का लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन है जो हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को प्रोज के मतलब पैराग्राफ के फॉर्म में क्या हमें बतलाता है। फिर आगे अगर हम बात करें तो नॉवेल के कुछ फीचर्स है जो हमें भूलने नहीं चाहिए और कभी भी भूलना मत। क्यों? देखो, नॉवेल अगर मैं बात करूं तो नॉवेल जो भी चीजें बताता है, हर एक चीज बहुत डिटेल में बताता है, ठीक है? क्रिएट्स अ पिक्चर एट दैट टाइम। अब जब नॉवेल आप पढ़ोगे ना तो जो भी टेक्स्ट लिखे रहेंगे, जो भी चीजें डिस्क्राइब करेंगे, तो वो इस तरीके से डिस्क्राइब की जाती है कि मानो उस टाइम पे आपके ये क्या बोलते हैं, आपके सर में पूरी जो इमेज है वो क्रिएट हो जाएगी, दिमाग में पूरी इमेज क्रिएट हो जाएगी। अब ड्रामा होता है, पोइट्री होता है, उसमें बहुत अलग अलग वर्ड्स यूज किया जाते हैं, ठीक है? बहुत भारी भरकम वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिसका मतलब हमें पता नहीं होता है। उसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो नॉवेल बहुत इजी होता है कि अंडरस्टैंड करने के लिए। मॉडर्न एरा एडेप्टेड लिटरेरी प्रोज, और मॉडर्न एरा में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा लोग अगर पढ़ना पसंद करते हैं तो नॉवेल पढ़ना पसंद करते हैं। अब नॉवेल जो ऐसा नहीं है कि आज से आया, कल पैदा हुआ, परसों पैदा हुआ, नहीं। इसकी जो हिस्ट्री है कितने साल पुराना है? 2000 साल पुराना है। कितने साल पुराना है? 2000 साल पुराना। क्वेश्चन है आपके लिए, द नॉवेल हैज अ हिस्ट्री ऑफ डैश अबाउट डैश इयर्स। कमेंट सेक्शन में बताओ। अब यहां पे बहुत सारे लोग पूछेंगे सर क्या नॉवेल ही है, उससे पहले कुछ और नहीं था? नहीं, उससे पहले भी कुछ था। क्या था? प्रीकर्सर अगर मैं बात करूं, मतलब बैकग्राउंड की नॉवेल की बात करूं, तो उससे पहले क्या आता था? ग्रीक रोमांसेस आता था। क्या आता था? ग्रीक रोमांसेस, जो आपके टेल्स की क्या कलेक्शन हुआ करती थी। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ग्रीक रोमांसेस में प्यार हुआ है, करार हुआ है, प्यार में मतलब यहां पे प्यार मोहब्बत की बातें की जाती थी। यहां पे बोलते ना कि एडवेंचर्स के बारे में बात किया जाता था। अब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये जो ग्रीक रोमांसेस था, इसको 1000 साल तक यही फॉर्म में चला। इसको टक्कर देने वाला कोई भी आदमी आ नहीं पाया। आदमी मतलब कोई भी नॉवल नहीं आ, कोई भी लिटरेचर नहीं आ पाया। अब यहां पे अगर बात करूं तो यहां पे कुछ आपके एग्जांपल्स दिए, जैसे वर्किली डियलॉग्स, मैलोरिस मोटे द ऑथर, जियोफ्रे चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स। ये सभी क्या है? ये सभी ग्रीक रोमांसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर अगर मैं बात करूं दुनिया का सबसे पहला जो नॉवेल था उसका नाम क्या था? मुरासाकी शिकिबु टेल ऑफ जेंजी, जो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? ईयर 1010 में पब्लिश हुआ था। अब यूरोपियन नॉवल, यूरोप में जो नॉवल की शुरुआत हुई थी, कभी कैसे शुरू हुई थी? सबसे पहला जो नॉवल आया था, डॉन क्विक्साइट करके एक नॉवल आया था, जो कि एक स्पेनिश राइटर ने लिखा था। उस स्पेनिश राइटर का नाम क्या था? माइकल डे सर्वेंटेस। अब ये जो नॉवल था ये 2 पार्ट्स मतलब 2 वॉल्यूम्स में क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था।
अब 18th सेंचुरी में अगर मैं बात करूं तो 18th सेंचुरी में दो और नए गिफ्ट है, एक न्यूज़पेपर आया और एक मैगजीन आया। अब कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास की, हम जानते हैं हमारी सोसाइटी दो अलग अलग, तीन अलग अलग क्लास में डिवाइड होती है, सही बात है। एक होता है अपर क्लास, एक होता है मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास। जो मिडिल क्लास वाला होता है वो भैया अपने दुख दर्द से बहुत ज्यादा पीड़ित होता है। लोअर क्लास वालों की तो लोग मदद भी कर देते हैं, लेकिन मिडिल क्लास वाले की कोई मदद करता है क्या? कोई मदद नहीं करता है, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करूं तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये जो 18th सेंचुरी का जो नॉवल था, ठीक है, अब 18th सेंचुरी का जो नॉवल, सॉरी 18th सेंचुरी में जब न्यूज़पेपर मैगजीन आया तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास की जो रीडर्स थी इसके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए। क्यों अट्रैक्ट हुए? क्योंकि उनका प्यार मोहब्बत में, ठीक है, ट्रेजेडी में जो इंटरेस्ट था वो कम था, क्योंकि मिडिल क्लास वाले जो थे वो उससे रिलेट कर पाते थे जो उनसे रिलेटेड होता था, सही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो वहां पे प्यार मोहब्बत की बात करें, यहाँ पे इनके घर में राशन नहीं है, तो ये अपने प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा जूझते थे, तो ये प्यार मोहब्बत वाली चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट कम लेते थे। लेकिन न्यूज़पेपर और मैगजीन, भाई न्यूज़पेपर और मैगजीन से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, क्योंकि वहां पे उनके बारे में बात क्या की जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो नॉवेल्स ऐसा नहीं था कोई नहीं पढ़ा था, पढ़ रहे थे जो बड़े बड़े घर के लोग थे जिनके पास टाइम बहुत ज्यादा था, वो क्या पढ़ा करते थे, ठीक है। नीड फॉर द न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर अरोज दैट वुड एक्सप्रेस न्यू आइडियाज। अब यहाँ पे जरूरत क्या आन पड़ी थी? जरूरत ये आन पड़ी थी एक नए टाइप का लिटरेचर आए, एक नॉवल में कुछ नया चीज आए जिससे उसमें क्या कुछ बदलाव हो, कुछ चेंजेस हो। तने फोन, ठीक है। फिर यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब नए टाइप का जो लिटरेचर जो नया आइडियाज एक्सप्रेस करता था वो आया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ रियलिज्म, रियलिज्म मतलब क्या हो गया? जहां पे प्यार मोहब्बत के बारे में बात नहीं की जाती, जहां पे जो चीजें एक्चुअल में हो पाती थी उसके बारे में बात किया जा रहा था। और रोमांसेस को क्या टाटा बाय बोलते, बस प्यार कहानी, प्यार मोहब्बत यही था, ठीक है। इसके फीचर्स क्या थे? एंथुसियाज्म, पैशन एंड रोमांसेस। अब यहां पे हम बात करेंगे इंग्लैंड में, इंग्लैंड 1740 की बात करूंगा, यहां पे गलत लिखा है इसको करेक्ट कर लेना। इंग्लैंड 1740 1940 नहीं है। अब इंग्लैंड 1740 में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास थे वो बढ़ रहे थे। क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि उस टाइम पे एज ऑफ नाइनसेंस आया था, मतलब हर चीजों में क्या हो रही थी? बदलाव हो रही थी। तो वहां पे ट्रेड और कॉमर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जिसकी वजह से जो एक मिडिल क्लास का बंदा था उसकी जो इनकम थी वो इनकम बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही थी, और वो एक इलाइट स्टेटस के ऑक्यूपाई कर रहे थे। अब यहां पे अगर हम बात करें तो नॉवेल ऑलरेडी अपने में चेंजेस कर चुका था, जहां पे रियलिस्टिक पिक्चर थी, लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, लोगों की जो दिक्कतें थी, जो रियल में प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में बात किया जा रहा था। तो वहीं पे एक मिडिल क्लास का एक ग्रुप था जो क्या कर रहा था, जो कहीं ना कहीं नॉवेल को अब अप्रिशिएट करना चालू कर दिया था, क्योंकि अब नॉवेल कुछ सेंसिटिव बातों पे बात कर रहा था, कुछ मुद्दों पे बात कर रहा था जो रियल लाइफ से रिलेटेड है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं ठीक है, अब जो नॉवेल नया डिजाइन हुआ था मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस के लिए, अब वो उनकी जो एस्पिरेशंस, मतलब उनकी जो मांग है, उनकी जो दिक्कत है, उनकी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को क्या मुद्दा बना रहा था, उनको उठाने की कोशिश कर रहा था। और धीरे धीरे अगर मैं बात करूं जो ड्रामा था, लिटरेरी था, वो सब गायब हो गया और लोग नॉवल को ही बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। अब जो नया नॉवल था उस नए नॉवल में अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन था किसका? ड्रामा का, पोइट्री का, बहुत सारी अलग अलग चीजों का, जहां पे पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात किया था, सोशल इश्यूज के बारे में बात कर रहा था, कल्चरल हैपनिंग्स के बारे में बात किया रहा था, साइंटिफिक जो चीजें उसके बारे में, इन सारी चीजों के बारे में क्या बात किया जा रहा था। समझ में आ गया? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब मेजर नॉवलिस्ट के बारे में बात करेंगे। मेजर नॉवलिस्ट कौन कौन थे 18th सेंचुरी के? सबसे पहली चीज बात करूं तो मेजर नॉवलिस्ट जो थे 18th सेंचुरी के, पहले जॉन बन्यान 1678 के, फिर एप्राबेन 1688 की, ठीक, एप्राबेन 68 की नहीं, एप्राबेन ने बुक लाया था ओरोनुकू, जॉन बन्यान ने द पिलग्रिम्स बुक प्रोग्रेस लाया था, फिर डैनियल डॉफिन ने रॉबिन्सन क्रूज लाया था, फिर जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर्स ट्रैवल ये करके बुक क्या लाई थी। समझ में आ गया? फिर उसके बाद कुछ मेजर नॉवलिस्ट जो थे 18th सेंचुरी उनकी बात करें, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न, टोबियास स्मॉलेट, ये कुछ आपके मेजर नॉवलिस्ट थे 18th सेंचुरी के। अब कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी थे, अब आपने देखा होगा कि अगर कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी आप कहानी पढ़ रहे हो, तो वहां पे जो पोएट होता है या फिर अगर बात करूं जो राइटर होता है वो बहुत सारी चीजें करता है। वो आपका पोयम भी लिखता है, आपकी कहानियां भी लिखता है, आपके प्रोज भी लिखता है, नॉवल भी लिखता है। लेकिन इनमें से अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ नॉवल लिखा करते थे, और उन नॉवलिस्ट को हम लोग क्या बोलते थे? स्टालवर्ट नॉवलिस्ट बोले थे, जो कट्टर नॉवलिस्ट ही लिखा करते थे। जिसमें से अगर बात करूं चार्ल्स डिकेंस, वॉल्टर स्कॉट, नाथानियल हॉथॉर्न, हॉरेस वॉलपोल, थॉमस हार्डी, विल्की कॉलिंस और एच.जी. वेल्स। समझ में आ गया? अब आगे अब कुछ मेजर नॉवलिस्ट और थे 20th सेंचुरी के, E.M. फोस्टर, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनरैड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ओवेल, ग्राहम ग्रेंट, D.H. लॉरेंस, विलियम गोल्डिंग और एंथनी बर्जेस।
अब यहीं पर अगर बात करूं तो ये बात किस चीज के बारे में क्या करते थे, ये मॉडर्न टॉपिक्स में क्या करते थे, इनका जो लिखने का तरीका था ये थोड़ा सा अलग था, हटके था, इनोवेटिव था। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इन्होंने सिर्फ प्यार मोहब्बत या फिर पॉलिटिकल चीजों के बारे में और अपनी जो लिखने की जो बोलते ना कि उनका जो एरिया था वो और ज्यादा बढ़ा, स्कोप और ज्यादा बढ़ा दिया, जहां पे पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में, सोशल इश्यूज के बारे में, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और बाकी जो मॉडर्न इश्यूज थे उन सभी के बारे में ये बात किया करते थे। अब कुछ इमाइग्रेंट ऑथर्स मतलब क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे ऑथर्स हैं जो क्या करते हैं, जो सिर्फ अपनी कंट्री में रह के इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा नाम कमाया। जैसे इंडिया से सलमान रुश्दी, ठीक है, ट्रिनिडाड से वीएस नाइपॉल, फिर उसके बाद जापान से काजुओ इशिकुरा, ठीक है, इन्होंने बहुत ज्यादा नाम कमाया। फिर उसके बाद अगर बात करूं कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस जो थे वुमेन नॉवेलिस्ट के भी थे, और कौन कौन थे वो, सबसे पहली चीज आती है एवेलिना, जो किसने लिखा था, फ्रांसिस बर्नी लिखा था। गॉथिक नॉवेल जो किसने लिखा था, एन रैडक्लिफ ने लिखा था। फिर फ्रैंकस्टीन जो कि नॉवेल थी साइंस पे बेस्ड, किसने लिखा था, मैरी शेले ने लिखा था। फिर जैन ऑस्टिन, रूलिंग द माइंड ऑफ द पीपल थ्रू द नॉवेल्स, ठीक है। ब्रॉन्टे सिस्टर जिनका नाम एमिली और चार्लेट था, इन्होंने क्या द वदरिंग हाइट्स एंड जैन एयर लिखा था। फिर मैरी एन इवेंस एलियास जॉर्ज इलियट, ये साइकोलॉजिकल नॉवेल्स लिखा करती थी। वर्जीनिया वुल्फ जो कि पायनियर मतलब फाउंडर थी क्या, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब नॉवेल लिखने का एक जो तरीका उसकी फाउंडर थी। फिर अगाथा क्रिस्टी, ये जो नॉवेल जो क्राइम पे बेस्ड होती थी वो लिखा करती थी, ठीक है। अब इंडियन सिनेरियो देखते हैं, इंडियन सिनेरियो में क्या था। अब इंडियन सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो नॉवेल आया था वो क्या था, आपका राजमोहन स्वाइफ, जो इंडिया का सबसे पहला नॉवल था, किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। आगे चलकर इसके ऊपर इसको सीरियलाइज भी किया गया एज द इंडियन फिल्म। फिर जो इंडियन नॉवेलिस्ट थे, जब ये नॉवेल की चीजें चालू हुई थी तो इंडिया उस टाइम पे अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे जो शासन चलता था वो अंग्रेजों का चलता था। तो इनके मुद्दे क्या थे, ये नेशनलिस्टिक वर्च्यूज और सोशल इश्यूज पे क्या लिखा करते थे। फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तीन तिगाड़ा, सबका काम बिगाड़ा। तो यहाँ पे तीन नॉवेलिस्ट ऐसे भी थे जिनका नाम बहुत ज्यादा था, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण और फिर राजा राव, ये तीनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नॉवेल को बढ़ावा भी दिया और नॉवेल को लिखने का तरीका जो था इंडिया में उसको बदला। अनिता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मालगमकर। फिर साथ ही साथ इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश बाय एडिंग न्यू फीचर्स। अब इन्होंने क्या किया, ये तीन लोग ऐसे थे जिन्होंने इंग्लिश नॉवेल में थोड़े से बदलाव किए, कुछ अपना तड़का लगा के, जिनका नाम था अमिताभ घोष, विक्रम शेठ और उपमन्यु चैटर्जी। अब इंडियन नॉवेल में अगर मैं बात करूं तो इंडियन नॉवेलिस्ट में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपना नाम बहुत ज्यादा कमाया और बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सबसे पहले सलमान रुश्दी, अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय, किरण देसाई और किरण नागरकर, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा कलर सही नहीं लग रहा है मेरे को, इन्होंने थोड़ा सा अलग रख दिया है, चलेगा। यहाँ पे दिख रहा है मेरे ख्याल से, जो नॉवेला, ये जो वर्ड नॉवेला है, देखो जो नॉवेल वर्ड था ये कहां से आया था, आपके वर्ड नोवेला से आया था। ये नोवेला वर्ड किससे डिराइव हुआ, इटालियन में नॉवेल से डिराइव हुआ, जिसका मतलब क्या होता है, एक तरह का नैरेटिव, एक तरह का फिक्शन, जो कि आपके फुल लेंथ स्टोरी के कंपैरेटिव में क्या होता है, छोटा होता है। कुछ फेमस नोवेलास जो थे इंग्लिश में वो क्या थे, द हार्ट ऑफ डार्कनेस जो किसने लिखा था, जोसेफ कॉन्रेड ने लिखा था। फिर द टर्न ऑफ द स्क्रू किसने लिखा था, हेनरी जेम्स ने लिखा था। फिर बिली बर्ड जो किसने लिखा था, हरमन मेलविन ने लिखा था। अब जो एलिमेंट्स क्या, वहां पे टोटल 6 एलिमेंट्स है नॉवेल के, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले थीम आता है। थीम क्या होता है, बेसिकली एक सेंट्रल आइडिया होता है कि कहानी किस चीज पे बेस्ड है, कहानी लव स्टोरी पे बेस्ड है, क्राइम पे बेस्ड होती है, तो ये इसको हम थीम बोलते हैं। फिर प्लॉट मतलब क्या, जो ट्विस्ट आते हैं, हमने देखा है मूवीज में, हमने देखा है क्या, पहले हीरो हीरोइन मिलते हैं, ठीक है, फिर हीरो हीरोइन का पप्पा आता है, तो ये देखो एक ट्विस्ट है कि जहां हीरो हीरोइन का पप्पा आता है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये ट्विस्ट होता है, इसी को हम लोग प्लॉटिंग बोलते हैं। अगर एक ही प्लॉट है तो इसको सिंपल प्लॉट बोलेंगे, अगर बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे हैं तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लॉट बोलेंगे। कैरेक्टर मतलब क्या होता है, जो अलग अलग रोल्स प्ले किए जाते हैं कहानी में। जैसे मेरी कहानी ले लो, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है, नहीं दुख भरी नहीं है, देखिए मेरी कहानी अगर बात करूं तो मेरी कहानी में भी अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे, रोल्स होंगे, तो उनको कैरेक्टर बोला जाता है। कॉन्फ्लिक्ट की अगर मैं बात करूं तो दो ऐसे हीरो और विलन के बीच में लड़ाई करते हैं ना, तो उसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। जो हीरो की सोच अलग होती है और विलन की सोच अलग होती है, तो उसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। लैंग्वेज स्टाइल मतलब क्या होता है, लैंग्वेज और टेक्निक यूज्ड बाय द ऑथर फॉर द नरेशन is known as language and the technique used by the author for the narration of the course of the event is known as style। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यही जो ऑथर ने जो भी लैंग्वेज यूज किया होगा या फिर लिखने का जो भी तरीका यूज किया होगा उसको लैंग्वेज और स्टाइल बोला जाता है, ठीक है। अब रियलिस्टिक नॉवल क्या होता है, रियलिस्टिक नॉवल एक ऐसा नॉवल होता है जहां पे जो रियल जो चीजें होती है, जो लाइफ में रियल इवेंट्स होते हैं, उसके बारे में बात किया है, उसको हम रियलिस्टिक नॉवल बोलेंगे। फिर अगर मैं बात करूं पिकारेस्टिक नॉवल, पिकारेस्टिक नॉवल जो है ये वर्ड है, ये स्पेनिश वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, पिकारो से। इसका मतलब क्या होता है, जहां पे प्रोटैगोनिस्ट मतलब जो हीरो होता है उसके एडवेंचर्स के बारे में बात किया जाता है। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल नॉवेल, जहां पे
पास की कहानियों के बारे में बात किया जाता है। फिर आता है एपिस्टोलरी नॉवल। एपिस्टोलरी नॉवल मतलब क्या होता है, आपने कुछ कुछ होता है देखा होगा शाहरुख खान की, जहां पे उसकी बेटी होती है अंजलि, ठीक है। अब पूरी जो कहानी है वो लेटर के माध्यम से बताई जाती है। किसके माध्यम से बताई जाती है? लेटर के माध्यम से। आधी से आधी पिक्चर लेटर पे बेस्ड होती है। तो उस तरह के चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? एपिस्टोलरी नॉवल बोलेंगे। फिर क्या आता है? गॉथिक नॉवल। गॉथिक नॉवल मतलब क्या होता है? एक ऐसा नॉवल जिसमें टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल पावर्स, ठीक है, डेथ और डिके के बारे में बात की जाती है। फिर आता है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, जहां पर हम प्रोटोगोनिस्ट की ऑटोबायोग्राफी के बारे में, उसकी जब ऑथर क्या होता है खुद की अपनी कहानी के बारे में बात करता है, उसको हम ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बोलेंगे। जैसे टू सर विद लव, ईया ब्रेथवेट की हम पढ़ने वाले हैं। फिर साइकोलॉजिकल नॉवल, जहां पे एक जो बंदा होता है, ठीक है, जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, उसकी इंटरनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसके अपने मन में ही उसने एक नई दुनिया बना के रखी रहती है, उसमें क्या क्या इफेक्ट चलते हैं, उसके बारे देखेंगे हम लोग। फिर एल्गोरिकल नॉवल मतलब क्या होता है? एक ऐसा नॉवल जो जिसका एक से ज्यादा मतलब होता है, जहां पे सिर्फ वो एक मीनिंग के बारे में बात नहीं करता, या फिर दो मीनिंग के बारे में नहीं बात करता, एक से ज्यादा एक कहानियों के बारे में बात करता है, या फिर एक से ज्यादा मतलब बताता है, उसको हम एल्गोरिकल नॉवल बोलेंगे। यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है? एक तरह की इमेजिनरी कम्युनिटी होती है, जहां पे एक आइडियल सोसाइटी के बारे में बताया जाता है, आइडियल क्वालिटीज के बारे में बताया जाता है। जैसे अवतार आपने देखा होगा। फिर आता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक फ्रेज है जो किसने डिराइव किया था? विलियम जेम्स ने डिराइव किया था अपनी एग्रीमेंट में, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में, ठीक है, अब अपनी ट्रीटीज में, सॉरी। इसका मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ थॉट्स। जब कभी भी क्या किया जाएगा, जो कहानी है, कहानी अपने थॉट्स के फ्लो में, थॉट्स के फॉर्म में क्या एक के बाद एक अरेंज किया, उसको हम लोग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। बिल्डिंग्स नॉवल, ये क्या बताता है? ग्रोथ बताता है। बिल्डिंग्स रोमन क्या बताता है? ग्रोथ। जहां पे हम प्रोटोगोनिस्ट की कैसे वो जीरो से हीरो बना, इस कहानी के बारे में समझते हैं, इसको बिल्डिंग्स रोमन नॉवल बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली, और ये कुछ एक्टिविटीज दी है जो आप बाद में कर लेना, देख लेना, ठीक है। तो मैंने इतनी चीज आपको बता दी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट नॉवल की तरफ। चलो अब बढ़ेंगे हमारे नॉवल की तरफ। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ये हमारा नॉवल टू सर विद लव में कुछ मेजर कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है ईया ब्रेथवेट, जो कि मेन कैरेक्टर है। फिर आती है गिलियन ब्लांचार्ड, फिर मिस जेल इवेंट्स, डेनम, पमेला डेथ और मिस्टर फ्लोरियन। अब ये कौन है, क्या है, किस चीज के बारे में बात करिए, जैसे जैसे मैं कहानी में आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आपको मैं बताता जाऊंगा। चलो सबसे पहले टू सर विद लव की बात कर। टू सर विद लव की अगर मैं बात करूं तो ये जो नॉवल है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, जो किसने लिखी थी? ईया ब्रेथवेट ने लिखी थी। मतलब किसकी कहानी है? ईया ब्रेथवेट की कहानी है। ईया ब्रेथवेट का जो जन्म हुआ था वो 27 जन 1912 को हुआ था, और उनकी जो डेथ हुई थी वो 12 दिसंबर 2016 को हुई थी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ईया ब्रेथवेट एक नॉवलिस्ट थे, एक डिप्लोमेट थे, एक इंजीनियर थे, और साथ ही साथ एक टीचर थे। तो हम इनके इंजीनियर लाइफ के बारे में थोड़ा, इंजीनियर नहीं एक्चुअली, हम इनके हाँ इंजीनियर लाइफ और थोड़ी सी टीचर लाइफ के बारे में हम लोग क्या यहाँ पे पढ़ने वाले। यहाँ पे अगर बात करूं तो जो ईया ब्रेथवेट थे वो रेसिज्म का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस कर। रेसिज्म मतलब जहां पे गोरे और काले का फर्क किया जाता है उसको हम लोग क्या रेसिज्म बोलते हैं। जहां पे गोरे को सुप्रीम और जो सावला होता है उसको क्या किया जाता है, आपका सुप्रीम नहीं माना जाता है, उसके बारे में देखने वाले, ठीक है। जब कभी भी बस में ट्रैवल करते थे उनके सावले रंग की वजह से उनको बहुत ज्यादा बुली किया जाता था। रेस्टोरेंट में जाते थे तभी भी उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। साथ ही साथ जब घर ढूंढने जाते थे अपनी गर्लफ्रेंड के, इनकी भी गर्लफ्रेंड थी, आपकी नहीं है, ठीक है, तो भी इनको क्या किया जाता था? बहुत ज्यादा बुली किया जाता था। इंटरव्यू के लिए जाते थे तो लोग इनको बाहर निकाल देते थे इनका रंग देख के, हालांकि ये क्वालिफिकेशन की बहुत ज्यादा अच्छी थी, ये स्किल्ड पर्सन थे, फिर भी इनको बाहर निकाल दिया जाता था। इसलिए बोलता भाई पढ़ लो, मेहनत करो, वरना देख लो, ठीक है। जब इनको नहीं मिल रहा तो आपको कहां मिलेगा, तो मेहनत करना सीखो। अब यहां पे अगर बात करूं, साथ ही साथ ग्रीन स्लेट स्कूल में जब ये बच्चों को पढ़ाते थे तभी भी इनको बहुत ज्यादा बुली किया जाता था। हम लोग ग्रीन स्लेट स्कूल के मैटर के बारे में पढ़ने वाले। अब ईया ब्रेथवेट की लाइफ के बारे में थोड़ा जान ले। ईया ब्रेथवेट पैदा कहां पे हुए थे? पैदा और बड़े कहां हुए? ब्रिटिश गुयाना में हुए। वो अपने आप को क्या मानते थे? एक ब्रिटिश सिटीजन माना करते थे। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स में क्या किया? उन्होंने सर्व किया एज एन ऑफिसर, जहां पे उनको इज्जत भी मिलता था, प्यार भी मिलता था। लेकिन जिस दिन उनको जॉब से निकाला गया उसके बाद उनको अपने ही लोग क्या एज एन आउटसाइडर ट्रीट करने लगे, उनके रंग के वजह से। अब ब्रेथवेट का जो एक्सपीरियंस था, जो एजुकेशन था, वो किसी भी काम का नहीं था। क्यों? क्योंकि जब कभी वो जॉब इंटरव्यूज में जाते थे उनको मना कर दिया जाता, क्या कहकर, ये कह के मना कर दिया जाता था कि वो जॉब के लिए बहुत ज्यादा ओवर क्वालिफाइड है, या फिर जॉब की जो वैकेंसी तो वो ऑलरेडी फुलफिल हो गई है। अब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ईया ब्रेथवेट ने ये समझ लिया था कि अब जैसा, भाई देखो मेरा बिहेवियर सबके लिए सेम नहीं होगा, जो मेरे साथ जैसा रहेगा मैं उसके साथ वैसा रहूंगा। अगर कोई मेरे लिए अच्छा रहेगा तो मैं उसके लिए अच्छा, अगर कोई मेरे लिए खराब रहेगा तो मैं उसके लिए खराब रहूंगा। समझ में आ गया? फिर ग्रीन स्लेट स्कूल की अगर बात करूं, ग्रीन स्लेट स्कूल एक ऐसा स्कूल था जहां पर जितने भी शैतान बच्चे थे, जिनको अलग अलग स्कूल से निकाला था, वो सभी ग्रीन स्लेट स्कूल में आके पढ़ते थे और उनको एडमिशन ग्रीन स्लेट स्कूल देता था। अब ईया ब्रेथवेट को
जब वो पढ़ाते थे उनको बहुत बार शर्मिंदा किया गया, उनकी बेइज्जती की गई, ठीक है, और उनको बहुत ज्यादा क्या किया जाता, उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था उनके रंग की वजह से। अब ईया ब्रेथवेट अपने स्टूडेंट्स को क्या मानते थे, डिसरिस्पेक्टफुल मतलब मिशीवियस, इल मैनर मतलब बदतमीज मानते थे, ठीक है, इनको ढंग नहीं है, ये सारी चीजें मानते थे। क्यों? क्योंकि वो क्या बच्चे जो थे उनको पहले दिन से ही बहुत ज्यादा परेशान करते थे। जब कभी भी वो पढ़ाते थे तो ढोलक बजाया करते थे, जैसे रिसर्च में ढोल ताशे बन जाते हैं ना अपन, वैसे ढोलक बजाया करते थे। साथ ही साथ गलत भाषा का उपयोग करते थे, उनको बुली करते, सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियां भी करती थी, ठीक है, लड़कियां भी हरास करती थी उनको। अब एक दिन ईया ब्रेथवेट को गुस्सा आ गया और उन्होंने लड़कियों को डांट दिया। क्यों डांटा? क्योंकि वो स्कूल में एक लड़की को जैसे क्या करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, वो बिहेव नहीं कर रही थी, स्कूल के कायदे कानून तोड़ रही थी, इस वजह से उनको क्या किया गया, उनको डांटा गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स कंसीडर ईया ब्रेथवेट, अब अगर ईया ब्रेथवेट के माइंड में अपने बच्चों को लेकर एक छवि बनी है, तो वैसे ही स्टूडेंट्स के मन में भी ईया ब्रेथवेट को लेकर एक माइंडसेट बन गया था कि ये जो है ये बाहरी का इंसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा खड़ूस है, खुसट है, इसको पता नहीं कि एक सोशल एनवायरनमेंट में कैसे रहा जाता है, किस तरीके से बात की जाती है, ये पता नहीं है, ठीक है। अब ईया ब्रेथवेट को ये चीज समझ में आ गई थी, गुस्से और डर से कभी भी मैं इनका दिल जीत नहीं पाऊंगा और इनसे कभी अच्छे से रह नहीं पाऊंगा, तो इसलिए इन्होंने अपनी टीचिंग स्टाइल और हैंडलिंग टेक्टिक्स क्या चेंज कर दिया। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो बच्चों से क्या, बच्चों से एक अडल्ट की तरह बिहेव करेंगे, जैसे वो उसकी ही उम्र के वाले हैं, उनके ही उम्र के वाले। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने बोला कि हर एक लड़की को मैं क्या बुलाऊंगा, मिस बुलाऊंगा उनके नाम से पहले, ठीक है। और क्यों? क्योंकि वो मुझे सर बुलाते हैं, मतलब गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला कंसेप्ट, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला कंसेप्ट है। अब कल्चर एक्सपोजर बढ़ाने के लिए, मिलने जुलने के लिए, तो उनको फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते थे, एक्सकर्शन पे लेके जाया करते थे, म्यूजियम में लेके जाते करते थे, थिएटर्स में लेके जाते। वो अकेले नहीं जाते थे, गिलनैंड ब्लैंचर्ड के साथ जाते थे। क्यों कर रहा हूं मालूम है? क्योंकि इनका कोई था, समझ लो, समझदार हो तुम लोग, ठीक है। अब सिनॉप्सिस क्या होता है? बेसिकली ये पूरा एक जिस्ट होता है, पूरी कहानी का जिस्ट होता है, जो शॉर्ट में आपको वहां पे बताया जाता है। ब्रेथवेट हाफ ईयरली जो रिपोर्ट होता है स्टूडेंट काउंसिल का, हाफ ईयरली जो रिपोर्ट होता है स्टूडेंट काउंसिल का, वो प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के, वो क्या करते हैं, उन्होंने आपके मिड टर्म तक क्या क्या चीजें पढ़ी है, क्या क्या चीजें सीखी है, उसके बारे में रिपोर्ट क्या उनको प्रेजेंट करना रहता है, ठीक है। ब्रेथवेट क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स स्पीक नॉलेजली अबाउट द कोर्स ऑफ। अब ईया ब्रेथवेट के जो क्लास के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना रिपोर्ट क्या किया था, प्रेजेंट किया था। उन्होंने अलग अलग चीजों के बारे में जो पढ़ा था, पीपल्स के बारे में, कल्चर्स के बारे में, कस्टम्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल रिलेशन और आपका इंटररेशियल कॉपरेशन, उसके बारे में बात किया। मिस जोसेफ और डेनम जो कि मीटिंग में क्या किए थे, मीटिंग में अगर मैं बात करूं तो जो हेडमास्टर थे, फॉर एग्जांपल मैं हेडमास्टर हूं, तो एक साइड में मिस जोसेफ और एक साइड में मिस्टर डेनम। मिस जोसेफ और मिस डेनम कौन थे? ये ईया ब्रेथवेट के स्टूडेंट थे, ठीक है। मैंने अभी बताया ईया ब्रेथवेट अपने स्टूडेंट को मिस लगाते थे और लड़कों के लिए डेनम या फिर मिस्टर डेनम बुलाते थे, समझ में आ गया। तो मिस जोसेफ और मिस्टर डेनम क्या कर रहे थे, पूरा प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया था। वो तो मिस्टर फ्लोरियन के क्या आजू बाजू अगल बगल बैठे थे स्टेज पे। मिस्टर फ्लोरियन है, मिस्टर फ्लोरियन ने क्या किया, जो हेडमास्टर थे ग्रीन स्लेट स्कूल के, उन्होंने एक लंबी चौड़ी स्पीच दी और लंबी चौड़ी स्पीच से सबको पका दिया, मजाक कर रहा हूं, ठीक है, जैसे हर एक स्कूल में होता है। जहां पे उन्होंने फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे इनका स्पीच खत्म हुआ तो एक के बाद एक जो क्लास थी वो आ रही थी और अपना रिपोर्ट क्या सबमिट कर रही थी। जो छोटी क्लास थी वो सबसे पहले आ रही थी, फिर बड़ी क्लास क्या आ रही थी। फिर उसके बाद जो पैनल था टीचर का वो चूज किया जाने वाला था, ठीक है। कैसे चूज किया जाता है, एक हार्ट होता है, हार्ट में सारे टीचर का चीट लिख के नाम लिखा थे। कोई भी रैंडम पर्सन आता, वो चीट उठाता और चीट में जिस भी टीचर का नाम लिखा रहता, वो टीचर्स आते स्टूडेंट्स के पूरे स्कूल के बिहाफ पे स्टूडेंट्स को जवाब देते। जो लोवेस्ट क्लास थी वो सबसे पहली क्लास थी जो आई, और ईया ब्रेथवेट की क्लास सबसे बड़ी क्लास थी, इसलिए सबसे लास्ट में वो आई, ठीक है। मिस जोसेफ begins the highest class proceedings। अब मिस जोसेफ अपनी क्लास का प्रोसीडिंग क्या स्टार्ट करती, clarifying that the common theme underlying all their studies this term is interdependency of mankind। अब मिस जोसेफ ने बता दिया कि जो उनकी क्लास में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हर एक सब्जेक्ट के, वो सभी में वो सभी अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले, लेकिन उन सभी में एक जो टर्म में बहुत ज्यादा कॉमन देखने मिलेगा, वो क्या है, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड। कैसे एक जो इंसान होता है एक दूसरे पर निर्भर होता है। जो पॉटर था वो मैथ्स के फील्ड के बारे में बात करने वाला था, मिस पेग और जैक्सन ज्योग्राफी के बारे में बात करने, फॉरमैन आपकी फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला था, ठीक है। और साथ ही साथ फॉरमैन नहीं तो पूरा बोलते हैं ना शो स्टीलर होता है, तो इन्होंने पूरा शो था अपने नाम पे कर लिया, ठीक है। फिर मिस जॉर्ज हिस्ट्री पे रिप्रेजेंट करने वाले थे, मिस जॉर्ज सर डोमेस्टिक साइंस पे। डेनम ने तो पासा ही पलट दिया, इन्होंने अच्छा खासा क्रिटिसाइज किया कि इसको सब्जेक्ट जो था पीटी और गेम्स का, उसको उन्होंने बोला ये जो पीटी और गेम्स का जो लेक्चर होता है एकदम फालतू है, बकवास है, किसी काम का नहीं है, ठीक है।
chosen at the random. अब टीचर्स को चूज किया था, कौन टीचर्स है? मिस्टर वेस्टर्न, मिस डेल इवेंट्स और मिस फिलिप्स। डेनम ने एक इंक्वायरी देखी, परस्यूज एन इंक्वायरी ऑन द नेसेसिटी ऑफ रिक्वायरमेंट रिक्वायरिंग ऑल द स्टूडेंट्स टू टेक पीटी। अब उन्होंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज किया कि हर एक बच्चे को क्यों जरूरी है पीटी का लेक्चर अटेंड करना। मिस्टर वेस्टर्न जो थे, अब उनका जो ईगो था बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था, लेकिन मिस फिलिप्स जो थी, उन्होंने, किसी ने सोचा नहीं था मिस फिलिप्स इतना अच्छा आंसर देंगी, लेकिन मिस फिलिप्स ने बहुत अच्छा आंसर दिया और बोलते ना बहुत ही उम्दार आंसर दिया। ठीक है, तो यहां पे हमारा सिनॉप्सिस पूरा खत्म हो गया। अब फटाफट नॉवल की कहानी समझते कि नॉवल की कहानी है क्या। चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो देखो 15 नवंबर के दिन हाफ ईयरली रिपोर्ट जो था स्टूडेंट काउंसिल का, वो रिप्रेजेंट किया जाने वाला था और ये आप देखते हो तो उस दिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जैसे जैसे बच्चे आ रहे थे वैसे वैसे उनके एक्साइटमेंट का लेवल भी क्या बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अभी एक्साइटेड इस वजह से भी थे क्योंकि वो जो पूरा दिन था वो स्टूडेंट्स ने अरेंज किया था, कंट्रोल भी स्टूडेंट्स ही करने वाले थे, प्रेजेंट भी स्टूडेंट्स ही करने वाले थे। ठीक है, जो टास्क था हर एक को क्या अलोकेट कर दिया था, उनके स्किल्स के और उनकी क्वालिटी के बेसिस पे अलॉट कर दिया था। अब होता है कि ना शो शुरू होने से पहले या फिर फंक्शन शुरू होने से पहले हर कोई खुशफुसाता रहता है, तो वैसे हर कोई क्या खुशफुजरा रहा था। और उस दिन कोई भी असेंबली नहीं था। असेंबली मतलब स्कूल में हम जाते हैं तो सुबह सुबह प्रेयर होती ना, तो उस दिन कोई भी असेंबली मतलब प्रेयर नहीं था। और जो बच्चे थे बहुत ही ज्यादा स्मार्टली ड्रेस, पॉलिश, हैंडसम बन के आ रहे थे। ठीक है, बेल बजी 10 बजे, हर एक जो बंदा था वो फटाफट से ऑडिटोरियम की तरफ आ गए और एक साथ क्या बैठ गए। मिस जोसेफ और डेनम जो कि दो बहुत ज्यादा सीनियर स्टूडेंट्स थे वो स्टेज पे बैठ गए। मिस्टर फ्लोरियन जो कि हेडमास्टर थे, एक तरफ मिस जोसेफ थी और एक तरफ मिस्टर डेनम थे, दोनों के अगल बगल। ठीक है, और हर एक को बंदा जो था आराम से शांति से बैठा हुआ था। अब मिस्टर फ्लोरियन उठे, मिस्टर फ्लोरियन उठने के बाद ठीक है वो उन्होंने जो स्कूल की जो उठे और स्कूल के जो एम्स और पॉलिसीज थी उसके बारे में बात किया, हर एक बच्चे का क्या कंट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में बात किया। साथ ही साथ जहां जहां जरूरी था वहां उन्होंने स्कूल की तारीफ भी की थी और जहां जहां खामियां थी उसके बारे में बताया। जहां पे उन्होंने जनरल इंप्रूवमेंट के बारे में बात किया कि क्लीनलीनेस, कंडक्ट और जो पर्स्यू ऑफ नॉलेज उसको हमने और इंप्रूव करना है। जब ईया ब्रेथवेट ने ये चीजें सुनी, ठीक है, जब वो ऑडियंस में बैठे हुए थे, जब ये चीजें सुनी तो उनको कहीं ना कहीं बोलते ना एक आइडिया आया कि जो हमारे मिस्टर फ्लोरियन है जो हेडमास्टर, उनको हर एक चीज के बारे में अच्छा आइडिया कि स्कूल कहां पे अच्छे से काम करो कहां पे नहीं अच्छे से काम करो। फिर मिस जोसेफ उठी। मिस जोसेफ कौन थी मुझे चार्ट सेक्शन में फटाफट कमेंट में बता देना। ठीक है, और उठी और उन्होंने एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया, क्या काउंसिल का पर्पस क्या था, उसकी मेन एक्टिविटी क्या, उसके बारे में बताया। ठीक है, जहां पे बताया कि हर एक क्लास से हर एक बंदा आएगा, ठीक है, और हर एक स्टूडेंट आके हर क्लास में से हर एक सब्जेक्ट के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। उन्होंने उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा है ईस्टर के बाद ईस्टर तक उसके बारे में क्या बताएंगे। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव हैव बीन चूजन फॉर इच सब्जेक्ट, उन्होंने बताया हर एक सब्जेक्ट के एक रिप्रेजेंटेटिव की हमने चूज करके गया। व्हेन ऑल द क्लासेस, अब जब सब सारी क्लासेस क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, तो एक पैनल का जो एक टीचर्स का जो पैनल है वो इनवाइट किया जाएगा जो स्टेज पे बैठेंगे और हर एक क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, किसके बिहाफ पे, स्कूल के बिहाफ पे। ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ द पैनल एज विथ एवरीथिंग एल्स वाज एंटायरली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रन एंड नो मेंबर्स ऑफ द स्टाफ ड्यू आइदर हाउ मेनी और विच टीचर्स वुड बी इनवाइटेड टू सिट। अब यहाँ पे ये पूरा मैटर जो था बच्चों के हाथ में था, तो किसी को भी पता नहीं था कि कौन सी टीचर आएंगी, कितनी टीचर्स आएंगी जो पैनल पे क्या बैठेंगी। अब जो रिपोर्ट था वो लोएस्ट क्लास से स्टार्ट होता है, 12 साल के बच्चे सब जिन्होंने पिछली गर्मियों में स्कूल ज्वाइन किया था उनसे स्टार्ट होता है। वो बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे, बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आपको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया और रिपोर्ट जो थी वो शॉर्ट हो गई थी क्योंकि घबरा रहे थे तो थोड़ा कम ही बोला उन्होंने। ठीक है, अब क्लास आफ्टर क्लास एक एक करके जो क्लास थी वो खत्म हो रही थी। इन द रिपोर्ट एम्फेसिस वाज ऑन व्हाट दे हैव अंडरस्टूड रादर देन ऑन व्हाट दे वर एक्सपेक्टेड टू लर्न। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट का मेन मकसद ये जानना नहीं था कि बच्चों ने क्या सीखा है, कि हम जो चाहते थे बच्चों ने सीखा है कि नहीं सीखा, ये जानना मेन पर्पस नहीं था। मेन पर्पस ये था कि जितनी भी चीजें पढ़ाई गई उनमें उन्होंने क्या क्या सीखा है, उनको क्या समझा है, ये जानना एक मेन रीजन था। अब ब्रेथवेट की क्लास का टर्न आ गया और ये जो थे हमारे ब्रेथवेट थे बहुत ज्यादा एंशियस हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेनम ने अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनकी क्लास के हर एक सब्जेक्ट उनका नाम लिया, जैसे पॉटर अरिथमेटिक के बारे में बात, सेपियानो नेचर स्टडी, मिस पैगो जैक्सन ज्योग्राफी के बारे में, मिस डेल फॉर्मन फिजियोलॉजी, मिस डॉट हिस्ट्री के बारे में, डेनम पीटी और गेम्स के बारे में, मिस जोसेफ डोमेस्टिक साइंस के बारे में बात कर रहा है। ब्रेथवेट फेल्ट टेरिबली प्लीज्ड एंड प्राउड टू सी द कॉन्फिडेंट कर्टेसी विथ व्हिच डेनम यूज्ड द टर्म मिस इन एड्रेसिंग ईच ऑफ द सीनियर गर्ल्स। जहां पर अब कहीं ना कहीं ईया ब्रेथवेट डेनम की जो बातें थे सुनकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे। क्यों? और उनको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि किस तरीके से उनके जो सीख थी कि कैसे डेनम हर एक जो लड़की थी, हर एक जो लड़कियां थी उनके नाम क्या मिस, उनको रिस्पेक्ट किस तरीके से दे रहा है वो देख के।
ठीक है। अब जैसे जैसे नाम बुलाया गया तो हर एक बंदा आया और बंदे आके क्या स्टेज के आजू बाजू में क्या सिटिंग एरिया में बैठ गया। मिस जोसेफ उठी, उन्होंने एक शॉर्ट एड्रेस दिया कि उनकी क्लास क्या रिप्रेजेंट करने वाली है। साथ ही साथ हर एक लेसन में उन्होंने बताया कि हर एक सब्जेक्ट में एक जो कॉमन थीम है हमारा क्या, ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, भाईचारा जो है मैनकाइंड के बीच में, उसके बारे में इन्होंने बात की। That be learning through each subject how all mankind was interdependent in spite of geographical location and differences in color, races and creeds। जहां पर ये बता रही थी कैसे हर एक सब्जेक्ट में उन्होंने ये चीज समझी कि हर एक जो इंसान है वो कैसे एक दूसरे से क्या डिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करता है बिना किसी जोग्राफिकल बाउंड्रीज या फिर रेस या फिर कलर के डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हैं। उन्होंने सबसे पहले किसके बुलाया, पॉटर को बुलाया। पॉटर जो बात कर रहे थे वो किसके वेट्स और मेजर्स के बारे में बात करने वाले थे, उनके रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे, किलोग्राम और पाउंड के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे, मीटर और फुट के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। हर एक बोलते हैं कि दुनिया के अलग अलग कोने में कहीं पे मीटर तो कहीं पे फुट, कहीं पे किलोग्राम तो कहीं पे पाउंड किया जाता है, लेकिन फिर भी लोग जो एक दूसरे पे क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, उसको नापते और अपना कॉपरेशन दिखाते हैं, तभी ये यूनिट्स कैलकुलेट करने में इजी होती है, वरना हो नहीं पाती। फिर सैपियानो आता है। सैपियानो नेचर स्टडी के बारे में बात करता है, जहां पे वो पेस्ट की स्टडी करके आता है, जहां पे वो स्पेशली ब्लैक रॉट जो व्हीट पे होती है उसके बारे में बात करते हैं, जो वॉल वेविल कॉटन पे होती है उसके बारे में बात करते हैं, और जो कोलोरेडो जो पोटैटोस पे होती है, बीटल्स होती है, उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे जो कंट्रीज है, हर एक कंट्री क्या करती है, अपनी अपनी नॉलेज को क्या एक साथ लेकर आ रहे और लेकर आके इनके बिहेवियर्स के बारे में क्या पढ़ रहे, ठीक है, इनकी ब्रीडिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ रहे, इनके माइग्रेशन जो है इन पेस्ट की, इनके बारे में स्टडी क्या करे, और कहीं ना कहीं कैसे उनका जो थ्रेट है, इनका जो डर है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे बात करूं फर्नमैन। फर्नमैन आया फिजियोलॉजी। उन्होंने अब फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अब जो फर्नमैन थे ये भाई अलग ही बंदे थे, इन्होंने पूरा शो था बोलते ना कि चुरा लिया था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे वो स्टेज पे आए तो उन्होंने इशारा किया, तो इशारा किया तो दो लोग आए, कौन आए, वेल्श और एलिसन आए, और वो क्या लेकर रहे थे, स्केलेटन लेकर रहे थे, ठीक है। एक कोना ये पकड़े थे, एक कोना ये पकड़े थे, और बीच में जो हड्डी का ढांचा यानी स्केलेटन था वो क्या घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, और ये घूमता हुआ जब दिखाई दे रहा था तो ऑडियंस में बैठे हर एक बंदा जो क्या था जोर जोर से हंसने क्या लगा। लेकिन जब फर्नमैन ने बोलना चालू किया तो ये जो पूरी की पूरी हंसी थी मानो कि एनवायरमेंट से पूरी क्या गायब हो गई थी। इसकी जो वॉइस थी बहुत ज्यादा क्लियर थी और बहुत ज्यादा शार्प वॉइस थी। कामली फर्नमैन ने बताया कि ये जो स्केलेटन है फीमेल का स्केलेटन है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये चाइनीज है, फ्रेंच है, जर्मन है, ग्रीक है, या फिर ब्राउन है, या फिर व्हाइट है? तो कोई भी बता नहीं पाया। तो यहाँ पे फर्नमैन ने क्या बोला कि देखो हम सभी बने एक ही तरीके से, बस हमारी जो ग्रोइंग है, हमारी जो परवरिश है सिर्फ वही अलग है, बाकी हम सब क्या एक ही जैसे ही है। फिर मेल्स डेराइव्ड फिजियोलॉजी के बारे में बात करी थी, जो प्रॉब्लम्स जो ह्यूमैनिटी क्या फेस कर रहा था, किसके टर्म में, सिकनेस के टर्म में, डिजीज के टर्म में, एडवांस टर्म में, ये सभी को हम क्या कर सकते हैं, हम सभी कम कर सकते हैं अगर हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की एडवाइस जो असिस्टेंस है इंटरनेशनली क्या करें, एक्सचेंज करें। तो उन्होंने इस चीज के बारे में बात किया। मिस डॉट हिस्ट्री के बारे में बात करें, जो इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन हुआ था, एज ऑफ रिनाइसेंस वाला पीरियड हुआ था जहां पे पूरी चीजें बदलावी थी, उसके बारे में बात किया, ठीक है। जहां पे उन्होंने बताया कि जो स्ट्रगल्स थे इंडिपेंडेंस मेन के, जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, उसके बारे में बात करा, जो उनका एफर्ट्स था एक रिलीजियस ट्रेडिशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, जो उनका एफर्ट्स था जो रिलीजियस ट्रेडिशन एस्टैब्लिश हो जो किसी मतलब के नहीं थे उसको ब्रेक करने का, उसके बारे में उन्होंने बात किया। साथ ही साथ जो टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस जो था वो कैसे शुरुआत हुआ, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने बात किया। अब डेनम आते, डेनम किसके बारे में, पीटी और गेम्स के बारे में बात कर रहे थे। इनकी जो रिपोर्ट थी थोड़ी सी शॉकिंग थी, क्योंकि इन्होंने पीटी और जो गेम्स का जो पैटर्न स्कूल में फॉलो किया उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, और उन्होंने सीधा सीधा बोला कि कहीं ना कहीं इसका कोई भी एडवांटेज नहीं होता है, डिसएडवांटेजेस होता है। उन्होंने कंप्लेंट किया कि जो पीटी के लेक्चर्स होते हैं इल कंसिडर, कुछ मतलब नहीं होता, पॉइंटलेस होते हैं, जो रूटीन है बहुत ज्यादा खराब है और इसका कोई भी फायदा होता हमें नहीं है। जब ये सारी चीजें इन्होंने बोली तो ऑडियंस में बैठे सभी लोग क्या जोर शोर से क्या आवाज निकालने लगे, उसको चीयर करने लगे, ठीक है। जब रिपोर्ट खत्म हुआ तो डेनम ने क्या किया, दो बच्चों को बुलाया रैंडमली ऑडियंस में से, और उनको बोला कि हर एक टीचर का यहाँ पे नाम लिखने के लिए, ठीक है, और सारे को स्लिप उसको क्या कर लिया, उन्होंने फोल्ड करके एक हैट में डाल दिया। फिर रैंडमली क्या किया, उन्होंने टीचर्स का नाम उठाया, 3 टीचर्स का नाम निकाला, मिस्टर वेस्टर्म, मिस डेल एवेंस और मिस फिलिप्स। किसी को पता नहीं था चीट पे किसका नाम है, रैंडमली उठाया गया था। तो टीचर का पैनल आया, डेनम और मिस जोसेफ let the others off the stage and the teachers took their seat। अब डेनम मिस जोसेफ भी क्या नीचे उतर गया, और जो टीचर्स जिनको चुना गया था वो अब स्टेज पे चले गए। अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया था।
टीचर्स हैड नो ब्रीफिंग एंड वेर ऑफन कॉट आउट स्टैमरिंग इन द इंडिसीजन। कहीं ना कहीं अगर जो टीचर्स थे अब उनको किसी भी चीज का आइडिया नहीं था और वो हकलाते हुए घबराते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अगेन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देखने मिला, जहां पर जो फिलिप्स थी, मिस फिलिप्स थी, किसी ने अश्यूम नहीं किया था ये इतना अच्छा आंसर देंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दे दिया, हर एक चीज का बहुत क्लियरली आंसर क्या वो दे रही थी। She dealt with the question put to her with candor and authority and would often intervene skillfully to assist one of the others without causing embarrassment। जहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर जो बाकी टीचर्स भी थी जो घबरा रही थी, डर रही थी, उनको भी ये बहुत अच्छी तरीके से असिस्ट कर रही थी और उनको भी क्या सपोर्ट कर रही थी उनके आंसर्स को लेकर। और जितने भी आंसर्स वो दे रही थी बहुत ज्यादा लॉजिकल, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बोलते ऑथोरिटी वाइज दे रही थी, ठीक है, और बहुत ज्यादा क्लियर और कट टू कट आंसर दे रही थी, ठीक है। He could not effectively support the PT exercises for which he was partly responsible as having a one definite physical advantage। लेकिन अगर बात की जो वेस्टर्न थे, वेस्टर्न का मैंने बोला ना कि जो दिल था वो दुख गया था, हर्ट हो गया था, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पीटी का लेक्चर अगर खराब हो रहा था तो इसका रीजन ये भी एक थे जिसकी वजह से पीटी का लेक्चर खराब हो रहा था, क्योंकि पीटी के लेक्चर को थोड़ा भी सपोर्ट करते नहीं थे। अब डेनम ने इंसिस्ट किया, डेनम एक ट्रेन बॉक्सर था, उन्होंने इंसिस्ट किया that such exercise were only advantageous if practiced daily and for more sustained period। जहां पे डेनम ने ये बोला कि अगर एक्सरसाइज और पीटी तभी अच्छा हो पाएगा जब उसको डेली बेसिस पे क्या किया जाए, एक्सरसाइज करवाया जाएगा, तभी इसका मतलब वरना मतलब नहीं है। पीटी वो भी हफ्ते में 2 बार सिर्फ, और वो सिर्फ 20 मिनट के लिए, ये सब क्या पूरा का पूरा टाइम वेस्टर्स का कुछ भी मतलब नहीं, ऐसा डेनम ने क्या बोला, ठीक है। शी रिमाइंडेड जस्ट उसने रिमाइंड जो मिस फिलिप्स थी उन्होंने बताया कि हर एक जो सब्जेक्ट है इंक्लूडिंग पीटीओ गेम्स ये सभी डिजाइन किया गया है ताकि बच्चों का प्रॉफिट हो। हमने ये नहीं कि जो प्रो लेवल के उनके हिसाब से किया, जिनको कुछ नहीं आता है, जो 0 लेवल वाला बंदा उनके हिसाब से सारी चीजें का डिजाइन किया ताकि बच्चों को क्या किया जा सके, ग्रोथ क्या दिखाया जा सके। अब स्कूल की जितनी भी फैसिलिटी, उस फैसिलिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो स्कूल में बहुत अच्छी सर्विसेज क्या प्रोवाइड की जा रही, ठीक है। उसमें से हो सकता है कि तुम में से जो बड़े बच्चे, ठीक है, कि अगर कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें तुम शायद हेल्प क्या कर सकते हो। सम ऑफ यू शी कंक्लूडेड फिक्सिंग डेनिम विद इनोसेंट साइड आर फॉर्चुनेट इन योर ओन फाइन फिजिकल डेवलपमेंट एंड डू नॉट रियली नीड द फ्यू मेजर हेल्पिंग्स ऑफ पीटी। जहां पे उन्होंने बोला कि हो सकता है कि डेनिम तुम फिट हो, फिजिकली फिट हो, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, लेकिन स्कूल में ऐसे भी बच्चे जो कमजोर है, ठीक है, उनके लिए बहुत ज्यादा क्या फायदेमंद है, ठीक है। देन व्हाई डू वी हैव टू टेक पीटी, व्हाई डोंट दे टेक ओनली द किड्स हु नीड। यहां फिर डेनम बोलते हैं तो हमें क्या लेने की जरूरत है पीटी, जिनको जरूरत है सिर्फ उनको ही भेजो। द रेस्ट ऑफ अस कैन हैव अ गेम ऑफ फुटबॉल और समथिंग इंस्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ डार्क थिंग्स दैट नॉट टू गुड अस। तो यहाँ पे ये बोलता है कि हम पीटी खेल सकते हैं या हम फुटबॉल खेल सकते हैं या फिर कुछ और स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, और ये अगर हम करें तो इसका हमारा कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। हर बेबी ब्लूज आई ट्विंकलिंग हर डिलाइट एट क्रॉसिंग ऑफ स्टेज, ठीक है। आई फील श्योर दैट यू विल सी द पॉइंट इन दैट, ठीक है। लेट्स से इट्स मच एन एक्सरसाइज ऑफ द माइंड एज इट्स ऑफ द बॉडी। डेनम क्या बोलता है कि ये जो एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी की, ये बॉडी की एक्सरसाइज कम और माइंड की एक्सरसाइज ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है, the whole time table in this school is meant to help you in the world after you leave here। यहाँ पे बोल रही है कि अगर मिस फिलिप्स बोलती है कि अगर तुम्हें जो चीज पसंद है अगर वो तुम वो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग का पार्ट है, और ये जो भी चीजें तुम्हें यहाँ पे सिखाई जाती है या फिर बताई जाती है तो इस मतलब से नहीं बताई जाती है कि तुम स्कूल में फायदा हो, ये इस चीज से बताई जाती है कि तुम जब स्कूल से बाहर निकलो तो एक जो रियल वर्ल्ड में अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लायक क्या बन सको, तो इस वजह से बनाया। समझ में आ गया? तो ये जो चीज थी इसके डेनम सुनने के बाद एकदम शांत हो गया। पुअर डेनम न्यू दैट ही हैड बीन आउटविटेड। यहाँ पे पुअर डेनम को पूरा पता चल गया था कि भैया इसको हरा दिया गया है, ठीक है। मिस फिलिप्स की जो स्माइल थी वो क्लियरली बता रही थी कि कैसे प्यारे से चीजों को कैसे चीजों को बहुत प्यार से क्या हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा जो नॉवल है मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले नॉवल की तरफ दोस्तों। चलो शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। सबसे पहले एक चीज अगर मैं बात करूं तो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज ये एक एडवेंचर नॉवल है जो कि पब्लिश आपके 1872 में हुई थी और बुक के फॉर्म में 1873 में हुई थी। ये लिखा ओरिजिनली फ्रेंच में लिखा गया था, ठीक है। जो कहानी है वो फिलियस फॉक की है, जिसके साथ कौन, उसका पासपोर्ट जो उसका नौकर होता है, जो उसका सर्वेंट होता है, ये दोनों ही मिलकर क्या पूरी दुनिया का चक्कर क्या 80 दिन में क्या लगाने वाले, ताकि वो एक जो शर्त उन्होंने लगाई थी ये शर्त को जीत सके, ठीक है। इसमें मेजर कैरेक्टर कौन है, फिलियस फॉक है, पासपेटू जो कि फिलियस फॉक का क्या नौकर है, ऑर्डा ना 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 मतलब ऑर्डा और फिलियस फॉक का प्यार मोहब्बत वाला कहानी है। और डिटेक्टिव फिक्स ने ये तो भैया ये तो बोलते हैं ना प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक है। फिर यहाँ पे चलो शुरुआत करते हैं।
फिलियस फॉग अगर मैं बात करूं तो एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि जहां पर वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि पूरी दुनिया का चक्कर, ये पूरी दुनिया का चक्कर वो अलग अलग देश में अलग अलग लैंड्स में कहीं इस तरीके से जा जाके वो क्या करेंगे, पूरा चक्कर काट के 80 दिनों में वापस से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या पहुंचेंगे। ये जो नॉवल ये फास्ट पेस पे, मतलब यहाँ पे डिटेल में चीजें नहीं बताई है, ऊपर ऊपर से फटाफट चीजें बताई है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जो कि हिला देने वाले हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज प्ले करती है वो टाइम प्ले करता है। टाइम कभी कभी इनके लिए, इनके फायदे के लिए काम करता है, कभी कभी इनके अगेंस्ट के लिए भी यहाँ पे काम करता है, ठीक है। और कभी कभी जब उनके अगेंस्ट में काम करता है तो इनका पूरा जो प्लान है वो क्या कर देता है, चौपट कर देता है, जिससे इनकी जो ट्रेन है और जो शिप है ये क्या छूट जाती है। साथ ही साथ इनको और ये प्रॉब्लम्स में भी क्या बहुत ज्यादा क्या पड़ते हैं। लेकिन एंड में अगर बात करूं, जो फॉग है वो बेट जीत जाते हैं। जर्नी से पहले जो फॉग था वो अकेले की लाइफ जिया करता था, लोगों से ज्यादा घुला मिला नहीं करता था, और लोग क्या बोलते इससे उसको फर्क भी पड़ता नहीं था। लेकिन जैसे ही ये जो 80 दिन का ट्रिप खत्म हुआ तो उसे कहीं ना कहीं समझ में आया कि रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते नाते बनाना क्यों जरूरी, ये चीजें समझी। कैसे समझी, जब उसको ऑर्डर से प्यार हुआ उसके फॉर्म में, और साथ ही साथ जो पासपेटो ने अपनी लॉयल्टी और अपनी जो फ्रेंडशिप दिखाई उसके फॉर्म में क्या उसको समझी, ठीक है। लेकिन जो ग्रेटेस्ट थिंग, जो सबसे बड़ी चीज उसने जो जीती इस ट्रिप में, शर्त तो जीता ही, लेकिन उसके साथ ही साथ उसने को जिंदगी जीने का एक नया सिला मिल गया था, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा वाहवाही भी क्या उसको मिल रही थी। फिर फॉग का जो मोटिवेशन तब बढ़ा, क्रेजी एडवेंचर हैज लिटिल टू डू विथ मनी, ठीक है। अब ये फॉग का मोटिवेशन क्यों बढ़ा कि वो क्या 80 दिन में जाना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को बताना चाहता था कि फॉग के लिए पैसे ज्यादा नहीं मैटर करते, वो अपने आप को प्रूव करना चाहता कि जो फॉग ने जो एक बार अगर बोल दिया तो वो बोल दिया, उसको करके ही क्या रहता है, ठीक है। नियरली स्पेंड ऑल ऑफ हिज मनी अलोंग द वे, और वो जब वो पूरा 80 दिन ट्रैवल करता है तो उसके पास जितने भी पैसे रहते हैं पूरे पैसे क्या वो खर्च कर देता है। फिलियस फॉग हॉनर इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, फिलियस फॉग के लिए उसकी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी है पैसों के कंपैरिजन में, ठीक है। फॉग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं, चैलेंजेस जो आते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका जो दिमाग है बहुत अच्छी तरीके से चलता है। सिर्फ फॉग का ही नहीं, पासपेटू भी कई जगहों पे क्या करता है, अपना दिमाग बहुत अच्छे तरीके से चलाता है, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज अगर मैं बात करूं तो ये रिफॉर्म जो क्लब है इंग्लैंड में, यहां से शुरुआत हुआ इसका, जहां पर चार्ल्स फिलियस फॉग, थॉमस फ्लैगनन, सैमुअल फैलेंटाइन और जॉन सिल्वन ये सभी क्या न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, जहां पे जो रिसेंट बैंक रॉबरी हुई थी, बैंक रॉबरी के बारे में ये बात कर रहे थे। बातों ही बातों में अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में शर्त लगी की थी 20,000 पाउंड की, ठीक है। जर्नी अब 20,000 पाउंड की, फिलियस फॉग ने बोल दिया कि मैं 80 दिन में क्या कर सकता हूं, मैं पूरा दुनिया ट्रैवल करके क्या आ सकता हूं। तो अब जर्नी इन्होंने शुरू कर दी किसके साथ, पासपेटू के साथ। और इनके पीछे कौन था, डिटेक्टिव फिक्स था। डिटेक्टिव फिक्स इनका पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि जो हाल ही में जो बैंक में चोरी हुई थी जिसके बारे में ये बात कर रहे थे, डिटेक्टिव फिक्स को लग रहा था कि ये जो फिलियस फॉग है सबको येड़ा बना रहा है और इसी ने चोरी की और यहां से कल्टी मारना चाहता है, ठीक है। सो दैट ही कैन अरेस्ट हिम। अब यहाँ पे जो डिटेक्टिव फिक्स होता है फॉग और पासपेटू के रास्ते में बहुत सारी अड़चन डालता है, बहुत सारी प्रॉब्लम डालता है, जिसकी वजह से ताकि वो क्या कर सके, वो फॉगो को नहीं बोल रहा, फॉगो को क्या कर सके, अरेस्ट क्या कर सकते हैं, जैसे उसको इंग्लैंड से वारंट क्या मिल जाए, ठीक है। पासपेटू टू वंडर्स दिस बट इन हिज हार्ट ही हैज एम्पल ट्रस्ट इन फॉग। लेकिन जो पासपेटू था वो भी यही सोचता, लेकिन वो अपने मालिक पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था, ठीक है। अब ये लंदन से निकले, लंदन से ब्रिंदीसी गए, फिर सुएज गए, फिर बॉम्बे आए, फिर कलकत्ता, इसी के बीच में बॉम्बे या कलकत्ता में इनको ऑर्डर मिली, फिर हांगकांग आए, फिर योकोहामा आया, फिर सैन फ्रांसिस्को, फिर न्यूयॉर्क, फिर लिवरपूल में। अब लिवरपूल में क्या हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फॉग ऑर्डर कहां मिली इनको, ऑर्डर इनको बॉम्बे नहीं तो कलकत्ता इंडिया में मिली, ठीक है। पासपेटू और ये कहां आ गए, लिवरपूल में आ गए। जैसे लिवरपूल में आए तो डिटेक्टिव फिक्स ने क्या, फॉग को अरेस्ट कर लिया और उसको जेल में क्या डाल दिया। अब फिक्स को ये समझ में आ गया था, थोड़े टाइम पे बाद समझ में आ गया कि जो फॉग है, ठीक है, वो मुजरिम नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो मुजरिम था उसको पहले ही कुछ हफ्तों पहले क्या पकड़ लिया गया था, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो इनकी जो ट्रेन वेन है वो सब छूट जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करूं जब डिटेक्टिव फिक्स क्या करते हैं, फॉग को बाहर निकालते हैं, तो जो मिस्टर फॉग को इतना गुस्सा आता है कि एक जोर का क्या पंच क्या डिटेक्टिव फिक्स को क्या दे देते। ये फटाफट स्टेशन पे जाते तो जिस ट्रेन से ये जाने वाले थे वो ट्रेन छूट चुकी थी, तो ये लोग क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं, वहां के कुछ जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे बात करते हैं और एक स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट करके वो क्या वहां से निकल पड़ते। लेकिन जब वो लंदन पहुंचते हैं तो वो सभी क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि फॉग और जो उसकी कंपनी कौन, उनके साथी यानी ऑर्डर और जो ये थे पासपेटू, ये सभी क्या टूट जाते क्योंकि जो डेडलाइन था बेट का वो क्या खत्म हो चुका था,
ठीक है। फिलियस क्या करता है, अपने आप को रूम में लॉक कर लेता और पहली बार जिंदगी में बहुत ज्यादा डिप्रेस क्या हो गया था, ठीक है। वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया था कि वो खा भी नहीं रहा था और पी भी नहीं रहा था, मतलब पानी भी नहीं पी रहा था, खा पी रहा नहीं था, ठीक है, और ना सो रहा था। और उसी को देख के जो ऑर्डा और जो पासपेटू वो भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। उनको डर लग रहा था कि कहीं मेरा जो मालिक है वो कुछ गलत काम ना कर ले, कुछ फालतू चीज ना कर लेंगे, ठीक है। तो फॉग अब जो ऑर्डा उसके पास जाती है, ऑर्डा उससे बातचीत करती है, फॉग फिर उससे माफी मांगता ऑर्डा से, ठीक है, कि वो जो आराम जो उसको लाइफ का सही अच्छी लाइफ देना चाहता था वो लाइफ नहीं दे पाएगा क्योंकि वो सारे पैसे हार चुका है बेट में। फिर उसके बाद शी इन टर्न्स प्रपोजेस टू मैरी एंड जॉयफुली एग्रीज। अब उसके टर्न में ऑर्डा क्या करती है, ऑर्डा फॉग को बहुत पसंद करती थी तो उसने अपने प्यार का इजहार किया, उससे शादी क्या करना चाहती थी। पासपोर्टू को फिर क्या बुलाया जाता है और उसको क्लर्जीमैन मतलब पंडित के पास भेजा जाता है, सीधी सादी बात में बात करूं तो, ठीक है। जब पासपोर्टू शादी की अरेंजमेंट करने के लिए जाता है तो उसको पता चलता है कि आज मंडे नहीं, एक्चुअली आज क्या संडे, और अभी भी क्या शर्त जीतने में टाइम है। अब कैसे उनको एक दिन ज्यादा लग रहा था। देखो जब कभी भी आप ईस्ट से आगे जाते हो तो आप टाइम में आगे जाते हो, मतलब ईस्ट में जो टाइम होता है वो आगे चलता है और वेस्ट में पीछे चलता है। तो जब ईस्ट से वो आगे जा रहे तो टाइम में एक दिन वो आगे जाते हैं, डेट में उनका एक दिन बढ़ जाता है, समझ में आ गया। तो जब डेट आगे एक दिन बढ़ गया तो वेस्ट आए तो उनको लगा भाई कि टाइम पास हो चुका है, लेकिन उनको एक दिन क्या उधर भी मिला हुआ था, ठीक है। He learns that their journey throughout the time zone had gained them a day and they are not at all late। अब उसको ये चीज समझ में आ जाती है कि जो जर्नी उन्होंने ईस्ट से वेस्ट तक की है, ईस्ट से निकले फिर वेस्ट में वापस आके पहुंचे, तो एक दिन का उनको दिन एक्स्ट्रा मिल चुका है। ये ज्योग्राफी का कंसेप्ट नहीं पता होगा तो बस ध्यान में रख लो, ठीक है। तो एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया तो उनके पास अभी भी टाइम, वो शर्त हारे नहीं। तो फटाफट जो पासपेटू है फिलियस फॉग के जाता है, उसको कॉलर पकड़ता है, उसको लेता है और उसको कैब में क्या बैठा देता है और उसको क्लब लेके जाता है। फिलियस रिप्रेजेंट हिमसेल्फ विद द मिनट्स टू स्पेयर एंड इफेक्टिवली विंस द बेट। और फिलियस क्या करता है, अपने आप को रिफॉर्म क्लब में क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बताता है कि मैं आ चुका हूं। और फिलियस फॉग के आने से पहले पूरा का पूरा जो रिफॉर्म क्लब था वो क्या हुआ था, वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था। कुछ लोग थे जो ये मना रहे थे कि फिलियस फॉग जीतेगा और कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे फिलियस फॉग हारे, और उसके लिए भी क्या शर्त लग गई थी। अब कुछ ही टाइम बाकी था ये देखने के लिए कि फिलियस फॉग आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और फिलियस फॉग अपने आप क्या आ जाता है। जब फिलियस फॉग आता है तो मैं अगर बात करूं तो पूरी जो रिफॉर्म क्लब होती है वो झूम उठती है, जो भी उसके चाहने वाले थे सब झूम उठते हैं कि फिलियस फॉग आ गया और वो भी क्या शर्त जीत गया। और फिलियस फॉग को ये चीज समझ में आ गई थी, फिलियस फॉग को शर्त जीतने का बहुत ज्यादा खुशी नहीं था, उसको क्या अच्छा लग रहा था कि उसने एक चार्मिंग लेडी को जीता है, एक उसने एक दिल जीत लिया और साथ ही साथ एक अच्छे खासे दोस्त को भी क्या उसने पाया है। अब यहाँ पे जब फिलियस फॉग और ये क्या बोलते हैं ऑर्डा और ये पासपेटू जब ये लोग लिवरपूल में थे, जब फिलियस फॉग जेल में था तो क्या हुआ था, फिलियस फॉग जेल में था, प्रिजन में था, उसे कस्टम हाउस में क्या कैद करके रखा था, ठीक है। अब उसको अगले दिन लंदन के ट्रांसफर किया जाने वाला था। पासपेटू को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, ये मान रहा था कि सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैंने ध्यान दिया होता, मैंने अगर मेरे बॉस को बता दिया होता तो उसके पास टाइम होता क्या कि वो अपनी जो इनोसेंस है वो क्या प्रूव कर सके, लेकिन बेचारे के पास कुछ भी टाइम नहीं है और उसको बिन फालतू का क्या अरेस्ट कर लिया। और ऑर्डा वहीं पे थी, ऑर्डा को कुछ समझ में नहीं आया था तो पासपेटू ने सब सारी चीजें समझाई, तो ऑर्डा भी बहुत ज्यादा निराश हो चुकी थी कि जिसने उसकी जिंदगी बचाई उसके लिए वो अभी कुछ कर नहीं पा रही है और वो बहुत बड़ी क्या प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी दिक्कत में क्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो डिटेक्टिव फिक्स को थोड़े टाइम के बाद समझ में आ गया था तो उसने छोड़ दिया था, ठीक है, और मारवीर भी खा लिया था जैसा मैंने आपको बताया। तो ये जो इंसिडेंट था बेसिकली जब वो जेल में बंद था तो क्या क्या चीजें हुई थी उसके बारे में था। और जो पासपेटू और जो ऑर्डा है वो इतने लॉयल थे फॉग के लिए कि भैया वो उसको छोड़ के जाना भी नहीं पसंद कर रहे थे और वो जा रहे भी नहीं थे ठंड में, वो बाहर क्या बैठे हुए थे कस्टम हाउस में। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा नॉवल आपके लिए यहाँ पे भी खत्म कर दिया। अब चलो बढ़ते हैं हमारे अगले नॉवल की तरफ दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहली चीज ये जो नॉवल होने वाली है, नॉवल की मैं पूरी समरी आपको बताने वाला हूँ। अब क्यों बताने वाला हूँ, रीजन क्या आपके नॉवल में जो दिया हुआ है सिनॉप्सिस वाला पार्ट में समझाऊंगा, क्योंकि जो डिटेल में दिया वो आधा अधूरा ही दिया है तो वो आपके लिए समझने के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो इस वजह से मैं ये वाली चीज आपको करा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। जो नॉवल की शुरुआत होती है, अब एक रूम होता है जिसमें शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन क्या बैठे रहते हैं, तो वहीं पे एक लेडी आती है जिसका नाम क्या होता है, मैरी मॉर्स्टन। अब ये मैरी मॉर्स्टन आती है और मैरी मॉर्स्टन अपनी कंडीशन के बारे में बताती है, जहां पर ये बताती है कि कुछ 10 साल पहले मेरे जो पापा है वो मेरे पापा गायब हो चुके हैं, ठीक है। जिस साल वो गायब, उसके अगले साल से मुझे हर साल एक पर्टिकुलर डेट पे क्या आता है, एक पर्ल क्या मुझे आता रहता है। लेकिन जब इस साल
वो पर्ल आया तो पर्ल के साथ एक क्या मुझे एक लेटर भी क्या मुझे क्या देखने के लिए मिला. शी टेल्स दैट शी रिसीव्ड अ लेटर इंस्ट्रक्टिंग हर टू गो विद अकम्पनीमेंट ऑफ टू फ्रेंड्स. जहां पे वो लेटर में ये लिखा था कि आप क्या करो, आप मेरे आप अपने दो दोस्तों के साथ लिसियम थिएटर आओ. लेटर कहीं ना कहीं एक हिंट दे रहा था कि मैरी मॉर्सन के साथ क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ गलत हो रहा था. और होम्स और जो वॉटसन थे वो कहीं ना कहीं एग्री हो गए मैरी मॉर्सन के साथ चलने के लिए. और वहीं पे अगर मैं बात करूं, ये जो डॉक्टर वॉटसन और ये जो हाँ, ये जो डॉक्टर वॉटसन और ये जो मैरी मॉस है, इन दोनों के बीच में प्यार हाँ करार हुआ और ये कहानी भी चालू होगी. ठीक है, अब ये तीनों ही कहा गए, तीनों ही लूसियम थिएटर पे पढ़ने लगे. ठीक है, होम्स, वॉटसन और मैरी. ठीक है, अब जब कहीं ना कहीं वो इस सांगे में बैठे हुए थे कैरियज में, अब लूसियम थिएटर गए तो वहां पे एक साथी और वो एक साथी उनको एक इंसान आया, उनको एक कैरियज में बैठा के क्या एक अनजाने घर की तरफ क्या लेके जाने लग गया. जब एक जाने घर में लेके जाने लगा तो वहां पे एक आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम था थेडियस शॉल्ट. थेडियस शॉल्टो बताता है मैरी मॉर्सन की उसकी जो पापा है क्या, उसके जो पापा है उनके पापा की डेथ हो गई है. और साथ ही साथ ये भी बताता है कि तुम एक बहुत बड़े खजाने की क्या बोलते ना कि हिस्सेदार हो. ठीक है, मालकिन हो, तुम्हें वहां पे वो खजाने में तुम्हारा क्या हिस्सा है. थेडियस बताता है कि कैसे जो थेडियस के पापा जिसका नाम क्या था मेजर शॉल्टो, यहां पे ध्यान दो, थेडियस शॉल्टो के पापा का नाम मेजर शॉल्टो. मेजर शॉल्टो के दो बेटे थे, एक थेडियस शॉल्टो था, एक बॉर्थमिलो शॉल्टो. बॉर्थमिलो शॉल्टो के बारे में आगे देखने वाले. ठीक है, थेडियस शॉल्टो के जो पापा मेजर शॉल्टो और मैरी मॉर्सन के पापा जो मॉर्सन, ये दोनों ही क्या दोस्त थे. इसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले. ठीक है, थेडियस एक्सप्लेन करता है कि जब उसके पापा जिंदा थे तो कैसे एक आदमी जिसका पैर जो था लकड़ी था उससे बहुत ज्यादा डरा करते थे. ठीक है, और बहुत ज्यादा घबराया करते थे. ऑन हिज डेथ बेड द एल्डर शॉल्टो रिवील्ड टू हिज सन द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रेजर. जब वो अपने मरने की स्थिति में आ चुके, जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तो उन्होंने ट्रेजर के बारे में क्या अपने बेटों को क्या बताया. साथ ही साथ उनसे वादा लिया कि इस खजाने का क्या जो हिस्सा होगा तुम किसको दोगे, मैरी मॉर्सन को भी दोगे, मेरे दोस्त की बेटी को भी क्या तुम खजाने का हिस्सा क्या देने वाले. तभी एक अचानक से एक तो चेहरा आया जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, पैर लकड़ी का था. ठीक है, उसका चेहरा देखने के बाद मेरे पापा की जो क्या डेथ क्या हो गई. अब अगले दिन जब हमने बॉडी देखी तो वहां पे हमें एक ये दिखा, लेटर दिखा जिसपे क्या लिखा था द साइन ऑफ 4 करके एक नोट क्या छुटा हुआ दिखा. थेडियस आगे एक्सप्लेन करता है कि कई साल क्या सर्च करने के बाद अब जो ट्रेजर वो हमें मिल चुका है. मेरे जो बड़े भाई जिनका नाम बॉर्थमिलो शॉल्टो है. ठीक है, मेजर शॉल्टो की दो बेटी है, बॉर्थमिलो शॉल्टो और थेडियस शॉल्टो. क्लियर हो गया. तो बॉर्थमिलो शॉल्टो ने वो जो छुपा हुआ खजाना था वो छुपा हुआ खजाना के निकाल लिया है. ठीक है, निकाल लिया है. अब हम क्या करेंगे, हम हमारे फैमिली स्टेट पे जाएंगे और वो खजाना क्या तुम्हें तो आपस में क्या बांटेंगे. ठीक है, जब ये तीनों मतलब चारों थेडियस शॉल्टो थेडियस शॉल्टो, मैरी मॉर्सन, डॉक्टर वॉटसन और शेरलॉक होम्स, ये सभी क्या आते हैं आपके शॉल्टो के फैमिली स्टेट में जाते हैं. अब वहां पे जैसे वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रामू काका मतलब एक जो सर्वेंट होता है बहुत ज्यादा घबराया हुआ आता है. वो पूछताछ में बताता है कि जो बॉर्थमिलो शॉल्टो रूम से बाहर निकले ही नहीं कई दिनों से, वो रूम में ही क्या अपने आप को क्या बंद करके क्या रखे हुए. तो हमारे जो शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन जो फेमस डिटेक्टिव थे वो इस की होल से क्या अंदर देखते तो एक आदमी क्या गिरा पड़ा हुआ था. तो फिर ये क्या दरवाजा तोड़ते और दरवाजा तोड़ के वो अंदर क्या घुसते हैं. जब अंदर घुसते हैं तो उन्हें देखने मिलता है कि बॉडी पड़ी हुई है, बॉडी पे क्या किया हुआ है, बॉडी पे एक पॉइजन लॉक. ठीक है, काटा रहता है वो लगा हुआ और इंसान की क्या मौत हुई है. साथ ही साथ उनको ये भी देखने मिलता है कि यहाँ पे दो लोग, ठीक है, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तो उनको पता चलता है ये मौत दो लोगों ने की है. एक ऐसा इंसान जिसकी पैर एक जो थी लकड़ी की थी और एक ऐसा इंसान जो ट्राइब से बिलोंग करता था, एक लोकल कहीं ट्राइब से बिलोंग करता था उन्होंने. और उन्हीं लोगों ने क्या किया, आगरा का ट्रेजर भी क्या डिवाइड क्या किया हुआ. अब साथ ही साथ जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो पता चला कि ये जो लकड़ी की टांग वाला जो आदमी था, ठीक है, उसने क्या किया है, जो फर्नीचर पेंट करने के लिए जो पेंट होता है उसमें उसका पैर क्या हो गया, डिप हो गया. और उसी का फायदा उठाते हुए डॉक्टर वॉटसन और शेरलॉक होम्स ने एक डॉग क्या कर लिया, एक हायर कर लिया, उसको सुंघाया और सुंघाते हुए उसका इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया. अब जब सुंघाया तो डॉग कहां लेके गया उनको, तो डॉग लेके गया बेकर स्ट्रीट में. ठीक है, सॉरी थेम्स रिवर के किनारे पे क्या लेके चला गया, जिससे उनको एक पूरा एक अंदाजा हो गया था कि क्रिमिनल्स ने क्या किया है, क्रिमिनल्स ने एक बोट हायर की है. ठीक है, तो अब शेरलॉक होम्स क्या कहते हैं, कुछ लोकल्स का मदद लेकर वो इन्वेस्टिगेशन करवाना शुरू करते कि क्या कोई दो लोगों ने क्या कोई बोट हायर की है क्या बेकर स्ट्रीट से. तो लेकिन जो लोकल्स थे उनको पता नहीं चलता. हालांकि शेरलॉक होम्स हार मानने वाले में से नहीं थे, वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे. तो उनको पता चला कि कुछ लोगों ने क्या किया है, ऑरा करके एक जो बोट है वो क्या हायर की है. तो उसी रात में शेरलॉक होम्स, वॉटसन और कुछ बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे वो सभी
पुलिस की बोट में बैठ के क्या ये जो औरा ये जो बोट होती है इसका पीछा क्या करने लगते हैं। जब पीछा करने लगते हैं तो इनको ये बोट मिल जाती है। तो वहां पे एक आदमी रहता है जो ट्राइब का होता है, अंडमान निकोबार आइलैंड के ट्राइब का पर्सन होता है। वो इनको क्या काटा मार के ऐसा रहता ना, एक साइड घोल रहता है उसमें काटा रहता, पॉइजन रहता, फुक मार के इनको मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इनके पास रिवॉल्वर थी, रिवॉल्वर से इन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर आदमी को क्या टाटा बाय बाय कहते मतलब उसको जान से क्या मार दिया। अब ये जो बोट थी वो किनारे पे आके आ गई, ठीक है। ये भागने की कोशिश करते लेकिन ये भाग नहीं पाया, उनको क्या पकड़ लिया गया, ठीक है। फिर जब पकड़ा गया तब कहानी पूछी गई, ठीक है। अभी जो वुडन लेग्ड पर्सन था इसका नाम क्या था, जोनाथन स्मॉल। इसका नाम क्या था, जोनाथन स्मॉल का इसका नाम था, ठीक है। साथ ही साथ इसके पास जो बोट में आयरन बॉक्स था उस आयरन बॉक्स को भी वे साथ में क्या लेकर आ गए। अब इसने अपनी कहानी क्या शुरू की, बताया कैप्टन स्मॉल यानी जोनाथन स्मॉल ने बताया कि ये जो कहानी की शुरुआत होती है ये उस टाइम पे होती है जब मैं इंडिया में आगरा पे क्या करता था, एक गेट कीपर की नौकरी क्या किया करता था। स्मॉल एक्सप्लेन करता है कि वहां पे 3 अरब गार्ड्स है, उन्होंने ऑफर किया, एक बहुत बड़ा ऑफर किया जहां पे उन्होंने बोला कि अगर तुम एक शेख को मारने में अगर हमारी हेल्प करते हो या फिर उसको रोकने में हेल्प करते हो तो तुम एक बड़े से खजाने के क्या हिस्सेदार क्या हो सकते हो। तो उसने क्या किया, उसने हामी भर दी। तो ये हामी भर दी, फिर अरब्स ने मिलकर क्या किया, वो शेख को मार दिया और स्मॉल ने क्या किया, उसका जगह उसका जो रास्ता था भाग निकलने का उसको क्या रोक के क्या रखा, ठीक है। आगे चलकर चारों जो कॉन्स्पिरेटर्स थे मतलब जो चारों जो मुजरिम थे वो पकड़े गए, लेकिन इन्होंने क्या किया, खजाना क्या छुपा के रख दिया। स्मॉल वाज सेंट टू द पीनल कोड ऑन द अंडमान आइलैंड। फिर जॉनथन स्मॉल को क्या पीनल कोड में भेज दिया गया अंडमान आइलैंड में, जहां पर वो एक जो नेटिव मतलब वहां का जो लोकल ट्राइब का जो पर्सन था टोंगा, जिसको रिवॉल्वर से उड़ा के उसकी मौत कर दी गई थी, ये दोनों क्या बन गए थे, दोस्त बन गए थे। स्मॉल ने क्या किया, जोनाथन स्मॉल ने दो जो ऑफिसर्स थे, दो गार्ड्स थे, उनको क्या घूस दी। अब ये 2 गार्ड्स कौन थे जिनको घूस दी, ये कोई और नहीं मेजर शॉल्टो मैरी मॉर्सन के फादर मॉर्सन थे, ठीक है। दोनों को क्या घूस दी ताकि वो उन दोनों को क्या बाहर निकलने में हेल्प क्या कर सकते, इनको भगाने में क्या हेल्प कर सके, ठीक है। और उसके बदले वो क्या देने वाले थे, उस खजाने में हिस्सा क्या देने वाला था, ठीक है। अब दोनों ही एग्रीड हो गए। तो शॉल्टो था, शॉल्टो ट्रेजर को वापस लाने के लिए वो निकल चुका था वहां से, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये समझ में आ गया जोनाथन स्मॉल को कि ये जो भाई साहब है आप मेजर शॉल्टो ने क्या किया, इनको धोखा दिया और इनको क्या इनको चीटिंग इनके साथ क्या चीटिंग की है। अब किसी ना किसी तरीके से ये जो जोनाथन स्मॉल थे और ये जो टोंगा थे ये दोनों ही क्या भाग निकले वहां से, ठीक है। बहुत साल बाद जब स्मॉल को क्या मिला, मेजर शॉल्टो का पता मिला, तो वो उसको मरते हुए देख रहे थे। अब उसकी डेथ के बाद उन्होंने क्या किया, उसके बॉडी पे एक नोट छोड़ दिया, द साइन ऑफ, जिसका मतलब ये था कि ये जो खजाना जो मेजर शॉल्टो ने छुपा के रखा हुआ, इस खजाने के सिर्फ 4 हिस्सेदार, वो 3 अरब शेख और एक मैं हूं, इसके अलावा कोई भी और नहीं है। जब वो रिटर्न आया तो उसने शॉल्टो के एस्टेट में देखा शॉल्टो के एस्टेट में देखा कि बॉर्थमिलो को खजाना मिल चुका है। तो टोंगा ने क्या किया, बॉर्थमिलो को मार दिया और फिर ये दोनों खजाना लेके क्या भाग गए। समझ में आ गया। फिर वहीं पे जब खोला गया तो ये आयरन बॉक्स जो लेकर आया गया तो उसको खोला गया तो पता चला कि जो उसमें कुछ था ही नहीं, वो खाली था। तो जोनाथन स्मॉल ने बताया कि जब एक दूसरे को चेस कर रहे थे तो मैंने क्या किया, वो खजाना और जो डब्बा था वो पानी में क्या फेंक दिया, ठीक है। फिर ये जो डॉक्टर वॉटसन है कहीं ना कहीं अब मेरी मॉर्सन को क्या प्रपोज करते हैं कि मुझसे शादी करोगी, नहीं मतलब प्रपोज कर देते हैं। मैरी मॉर्सन भी हाँ बोल देती है। अब आप बोलोगे पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि मैरी मॉर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, ठीक है। तो ये जो वॉटसन थे, ये वॉटसन कहीं ना कहीं घबरा रहे थे मैं इसके लायक का नहीं हूं, इसके पास खजाना भी है ये है। लेकिन जब खजाना नहीं मिला तो ये इसकी लेवल की आ गई थी, तो इसने भाई ने प्रपोज मार दिया और मैरी मॉर्सन ने भी हाँ बोल दिया। समझ में आ गया। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी जो हमने यहाँ पे देखी। आई होप आपको चीजें समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में आपके लिए लेकर आ सकूं आपके अपने चैनल पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।